हम लोग कभी जाति और वर्ण वाले मामले को कभी कभी बहुत सरल मान लेते हैं कि मतलब बाबा ने ठाकुर है तो यादव अपना तो नहीं कर रहे हैं। बात ये नहीं है। जाति मतलब अगर पैसे के आधार पर आप किसी को छोटा बड़ा मानते हैं तो आप घोर वर्णवादी और जातिवादी हैं, क्योंकि यहां इसकी शुरुआत ही हुई थी पैसे के आधार पर। सबसे छोटा उसको घोषित किया गया जो सबसे जरूरी काम करेगा। एक खराब शब्द इस्तेमाल करूंगा, जो गुह करेंगे वो गंदे नहीं हैं, वो गुह करेंगे, रोज सुबह शाम करेंगे, लेकिन जो उनका गुह उठाएगा उसको सबसे गंदा घोषित कर दिया। जो आपका नाखून साफ करेगा, बाल साफ करेगा, वो नाई आपको इंसान बना देगा, आप भालू की तरह घूमेंगे, लेकिन वो नीचा है क्योंकि आपको साफ कर देता है। आप साफ कपड़ा पहनते हैं और आपका कपड़ा धुल लेता है तो धोबी। कोई हल बना देता है, कोई हल जोत देता है, कोई गाड़ी बना देता है, वो लोहार है, बढ़ई है, और वाह है तो नीचा है। तो अगर हम सोचते हैं कि ये जाति का मामला इतना हम लोगों के नस नस में समाया हुआ, मनु ने और ब्राह्मणवादियों ने सबसे ज्यादा गाली महिलाओं को जानते क्यों दिया? किसी घर में, केवल वाल्मीकि समाज से और दलितों से तुलना मत कीजिए, और थोड़ा जगहों पर भी देखिए, लेकिन इन घरों में भी देखिए, अगर कोई बूढ़ा बीमार पड़ेगा और खाट पर लाइटिंग करेगा, उसकी लाइटिंग कौन साफ करती है? महिला। उस पुरुष का भी साफ करती है जिसको घूंघट करती है रही है। बच्चे का भी वही गुह साफ करेगी। तो मेहतरानी हो ही गई। पूरे घर का कपड़ा कमरे में धुलती है तो धोबिन हो गई। तेल मालिश कर देती है, कहारिन हो गई। बर्तन मार देती है, कहारिन हो गई। कुछ दिए बाटी बना देती है, कुम्हारिन हो गई। यानी पिछड़े और दलित जातियों को जितने अलग अलग जातियों के काम सौंपे गए थे वो सब औरतें करती हैं। तो जब सारी जातियों के पैसे कर रही हैं जो घृणा वाले हैं, तो सबसे घृणास्पद तो उन्हीं को होना चाहिए ना। मनु अकारण नहीं है कि इतना ज्यादा घृणा उगलता है महिलाओं के खिलाफ, पेज दर पेज। और अंबेडकर अकारण नहीं है कि कोई किताब नहीं लिखे हैं जहां पेज दर पेज महिलाओं के बराबरी के बारे में न लिख रहे हो और इस बात के लिए मानु की आलोचना न कर रहे हो। ज्यादातर जहां जातियों के संगठन है। दलित संगठन का मतलब जाटो संगठन होता है क्या? दलित संगठन का मतलब जो नाम प्रतिबंधित है चमार संगठन होता है क्या? यही दलित संगठन है। आप 20 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, आपकी पूरी कमेटी में एक जात के लोग भरे हुए हैं, आपके सारे आयोजन में एक जात के लोग भरे हुए हैं, सारे कार्यक्रम में एक जात। अब कौन से दलित आंदोलन की बात कर रहे हैं? जो जितना बड़ा जातिवादी होगा वो उतना ही बड़ा ब्राह्मणवादी होगा, चाहे वो जाटो जातिवादी हो चाहे ब्राह्मण जातिवादी हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है और सच कहा है कि हिंदू धर्म का जो प्राण है वो जात में बसता है। जिस दिन जाति रूपी तोते का सर मोड़ दिया जाएगा, हिंदू धर्म बचेगा ही नहीं। और हर जातिवादी आदमी, 1 सूत हो, 10 सूत हो, 20 सूत हो जातिवादी, वो ब्राह्मणवाद की सेवा कर रहा होता है। क्योंकि हम यहां, आप ये बताइए कि हम यहां आरएसएस के सामने गरजें, इससे फायदा क्या होने वाला? अपने ऊपर थोड़ा गरज लेना हम लोग। जब हम कहते हैं कि आरएसएस वाले चाह क्या रहे हैं? ये ना चाह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद मजबूत हो जाए, और कर रहे हैं, और वर्ण जाति व्यवस्था मजबूत हो जाए, ही कर रहे हैं ना। अरे हमारे भी बहुत फायदे का काम कर रहे हैं। हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा जिस दिन ब्राह्मणवाद खत्म हो जाए। हम में से ज्यादातर लोगों का जीना हराम हो जाएगा, खास करके मिडिल क्लास में हम लोगों का। कारण क्या? ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो जैसे ब्राह्मण और दलित बराबर हो जाएगा, वैसे स्त्री और पुरुष भी तो बराबर हो जाएगी। और जिस दिन बेटी ये कहती है और बीबी ये कहती है कि इस घर में जितना तुम्हारा निर्णय चलेगा उतना ही मेरा भी चलेगा, मैं तुमसे रत्ती भर कम नहीं हूं, और कहती नहीं है, सामने जब बराबर पर खड़ी हो जाती है तो हम लोगों को ऐसे ही आग लगता है जैसे देश के बाभनों के दिलों में तब आग लगती है जब दो दलित बराबरी पर जाके कहता है, अरे हम तुम्हारे बराबर है जी, रत्ती भर भी कम नहीं है।
तो हम भी उसके पोषण में लगे हुए हैं। जैसे एक लखनऊ में सभा हो रही थी, एक गणतंत्र से जुड़ा हुआ है कि हर कोई बराबरी नहीं। लखनऊ में एक बड़ी सभा थी, हम सभी विद्वान, बहुत सारे विद्वान लोग बैठे थे, पीएचडी धारी, प्रोफेसर। एक तो महिलाओं वाला सवाल मैंने पूछा, 8-10 महिलाएं बस बैठी थी और शोभा के लिए थी। मन उसमें उनका लग नहीं रहा था। मैं उनको दोष भी नहीं देता, जिस काम के लिए नहीं आप लोग बैठा दिए हैं तो बोरियत तो होगी। तो मैंने पूछा कि क्या सचमुच में हम लोग संविधान मानते हैं क्या? तो कुछ लोगों ने कहा ये सवाल क्या उठा रहे हैं, हम लोग तो संविधानवादी ही हैं। हम कहीं इसलिए उठा रहे हैं कि जब बाबा साहब ने ये कहा कि एक वोट का एक मूल्य है बराबर, सबके वोट का मूल्य बराबर है ना, तो इसका मतलब जिस रिक्शे पर आप बैठ के आए हैं उस रिक्शे वाले का वोट का मूल्य भी बराबर है, और आप जो आए हैं आपके वोट का भी मूल्य बराबर है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो रिक्शा वाला है उसके बारे में संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने ये मान लिया कि उसका भी विवेक जो है, न्याय अन्याय की जो उसकी समझ है आपसे रत्ती भर कम नहीं है, तब तो बराबर है, नहीं तो आपको 5 वोट मिलना चाहिए। मैंने पूछा कि ये बताइए कि हम लोग जितने पीएचडी किए हुए प्रोफेसर, लेक्चरर, लेखक यहाँ बैठे हैं, हम दिल से मानते हैं कि जो जूता गांठ रहा है हमारे बराबर है? आपने दिल के टटोल के बताइए। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा नहीं मानते हैं, लेकिन बाबा साहब मानते थे। और इसका प्रमाण यह है कि जब संविधान सभा में यह प्रस्ताव आया कि संसद सदस्य बनने की कोई शैक्षिक योग्यता तय कर दिया जाए, कितनी डिग्री होगी। 7 मिनट का बाबा साहब का भाषण है, उसमें उन्होंने बड़े ही, एक तो बहुत अच्छे वक्ता थे, जितने अच्छा लेखक भी थे, उन्होंने कहा कौन सी डिग्री तय की जाए? एमए? मैंने क्या एमए वाले ये कहने को तैयार है कि बीए वाले बाहर रहें संसद होने से? बीए तो फिर इंटर वालों को बाहर किया जाए। इंटर, हाई स्कूल, मतलब कौन सी? मैंने कहां से आप कट ऑफ लाइन तय करेंगे कि ये डिग्री वाले योग्य होते हैं और ये डिग्री वाले कम योग्य होते हैं? और अंत में बाबा साहब ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने की कोई शैक्षिक योग्यता नहीं होनी चाहिए। और योग्यता क्या होनी चाहिए? जिनका वो प्रतिनिधि है उसके दिलों में बसते हैं कि नहीं वो लोग, उसका दिल और सुख और दुख उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। और फिर बाद में उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किया कि वो कितना सीलवान है, यानी संसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर चोरी, दलाली, पैसा बनाना, पद, नाम, ये सब करने वाला आदमी चाहे पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, किसी तरह का प्रतिनिधि होने लायक नहीं है। लेकिन ब्राह्मणवाद ने हम लोगों को ऐसा नहीं, चौपट बहुत ज्यादा किया है। जब हम पीएचडी कर लेते हैं और प्रोफेसर हो जाते हैं तो हम चलते ऐसे जैसे धरती हिल रही है। मतलब आपके दिमाग में आ गया क्योंकि हम प्रोफेसर हैं और हम पीएचडी किए हुए हैं और 10-20 किताब लिखे हुए, तो हम बहुत ऊंचे चले गए। भाई अगर इससे ऊंचे चले गए तो ब्राह्मणों को ऊंचे रहना ही चाहिए, क्योंकि उनके ज्यादा पीएचडी तो अभी भी हम नहीं किए हैं, उनसे कम प्रोफेसर अभी भी हमारे गोल में है, उनसे कम किताबें आज भी हम ही लिखे हैं। अगर पीएचडी, अगर इंजीनियरिंग, अगर डॉक्टरी, अगर प्रोफेसरी इस बात का प्रमाण है कि जो लोग प्रोफेसर नहीं है, जो पीएचडी नहीं है, जो एमए नहीं है, जो पढ़े नहीं है, उनसे आप श्रेष्ठ हैं, तो ब्राह्मणों के हमारे ऊपर श्रेष्ठ हमारे कपार पर बैठेंगे ही वो, क्योंकि तो हजारों साल से पीएचडी है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है। मतलब कोई और बात है जिससे कोई आदमी योग्य होता है। और इस मामले में योग्यता की एक ही परिभाषा है जो बुद्ध ने तय की थी और जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने माना और जो उनके गुरु फूले ने भी स्वीकार किया था। दुनिया में योग्यता की अंतिम समय में सिर्फ एक पैमाना रहेगा और उसी की प्रतियोगिता होगी। 2 लोगों के बीच में 10 लोगों की प्रतियोगिता भी एक ही रहेगी। आप दूसरे की तुलना में ज्यादा बेहतर इंसान है क्या? और ये कैसे तय होगा? आपकी न्याय भावना किसी से ज्यादा है क्या? आपके भीतर समता भावना उससे ज्यादा है क्या? आपके अंदर बंधुता की भावना उससे ज्यादा है क्या?
आपके अंदर दूसरे के स्वतंत्रता के लिए की भावना ज्यादा है क्या? और जिस व्यक्ति में बंधुता की भावना, न्याय की भावना, समता की भावना सबसे ज्यादा होगी, वही व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के तुलना में श्रेष्ठ होगा। जिसके अंदर बंधुता की भावना, समता की भावना, न्याय की भावना कम है, दूसरी कोई प्रतियोगिता नहीं। मैं एक निजी बात बता रहा हूं। मैं 10-12 किताबें लिख करके, सबसे पहले मां सावित्री बाई, मेरा किताब लिखने से घृणा हो गई। मेरा किताब लिखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग किताब पर किताब लिखे जा रहे हैं, पहले वो आदमी थे, पहले आदमी की तरह व्यवहार करते थे, सामान्य तौर पर व्यवहार करते थे जैसे हम आप करते हैं। एक किताब लिखे, थोड़ा ऊपर गए, दूसरा लिखे, थोड़ा ऊपर गए, तीसरा लिखे, थोड़ा ऊपर गए। अब 10 किताबों पर खड़े होकर के जो नहीं लिखे उनको बौना समझ रहे हैं, और ये समझ रहे हैं कि अगर वो मंच और सभा में आए तो उनका काम नहीं है कुर्सी रखना, उनका काम तो यही है, क्योंकि वो 10 किताब लिखे है ना, तो यही रहेंगे। वो आएंगे तो जरूर ही बोलेंगे, वो बिना बोले नहीं जाएंगे, उनका बोलना उनका हक है। मतलब अगर आप लेखक हो करके और अच्छे इंसान नहीं बने, पहले से ज्यादा बेहतर मनुष्य नहीं बने, पहले से ज्यादा न्यायी नहीं बने, पहले से ज्यादा समता की भावना नहीं आई, पहले से ज्यादा बंधुता की भावना नहीं आई, तो किताब ने आपको नष्ट कर दिया। एक बात को यही खत्म कर रहा हूं कि पिछले साल 2 साल पहले योगी जी ने जेल में डाल दिया 23 दिनों के लिए हम लोग 12 लोग, यूपी में गोरखपुर में दलित में जमीन के अधिकार के लिए दलित महिलाओं का संघर्ष चल रहा था। वहां हम लोगों के एक साथी विपश्यना किए हुए थे, एक ही थे जो विपश्यना किए हुए। हम लोगों को वो ऐसे देखते थे जैसे हम कीड़े मकोड़े। दूसरे दिन उन्होंने कहा, कैसे अम्बेडकरवादी हैं आप, कैसे बुद्ध वाले हैं, विपश्यना ही आप लोग नहीं किए हैं। फिर वो उम्मीद करते थे कि उनका थाली ओली भी हम लोग हटा दें, चादर पर गंदगी हो गई है तो उसको साफ कर दें, उनको विशेष सम्मान दें। 7-8 दिन बीता तो मैंने कहा, किसी से मत कहिएगा कि आप विपश्यना किए हैं, नहीं तो विपश्यना बदनाम हो जाएगी। क्योंकि बुद्ध के संपर्क में जाकर के अगर कोई आदमी और अच्छा इंसान न बने और अपने सभी लोगों को भाई बंधु और अच्छा न मानने लगे, तो ऐसा विपश्यना ने तो आपको और नष्ट कर दिया। और कई लोग लिखते हैं विपश्यनई मतलब उपाधि हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि जाति और वर्ण का और सवाल इतना छोटा मोटा नहीं, इतना छोटा सवाल नहीं। और ये जो चल रहा है ना, ये उनके चलाने से केवल नहीं चल रहा है। फूले साहब ने गुलामगिरी में एक बात कही, वो ये पूछा है, आप जानते होंगे ना प्रश्नोत्तर शैली में गुलामगिरी है, तो जो पूछने वाले पूछ रहे हैं कि हम 85% होके हारे क्यों, तो उन्होंने कहा 3 बात। एक बात तो ये कि हम जातियों में बटे हुए हैं, दूसरा स्त्री पुरुष का वो पहले ही कह चुके थे, तीसरा जातियों की प्रतियोगिता एक दूसरे से, और हमारे बीच के गद्दार प्रहलाद, जो प्रहलाद अपने पिता हिरण्याकश्यप से गद्दारी करके उसको मरवा डाला। अब देख लीजिए बिहार में क्या हो रहा है, कुर्मी यादव, रबदसिया और ये जो पासवान और दुसाद वर्चस्व रहेगा, हम भाजपा के साथ रहेंगे, कुर्मी वर्चस्व रहेगा, हम भाजपा के साथ रहेंगे। तो अभी और गुलामगिरी लिखी ही गई थी इस बात के लिए कि हमारे दिमागों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। गुलामगिरी मतलब हमारे चलते वो है, उनके चलते नहीं है। हमारा दिमाग गुलाम है, उसके चलते है।